वर्मा सर के निष्णात क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग ड्रामा को बहुत धीरे धीरे और आराम आराम से पढ़ेंगे, उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग कल, यानी कल का डेट क्या, आई थिंक 6 मई होगा या 7 मई होगा, उस दिन तक हम लोग देख चुके थे कि पैरेललिज्म क्या है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ड्रामा क्या है। टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के टाइप कितने हैं, और इसलिए हम अपने आप को थोड़ा अंधेरा में रखकर, लेकिन जो लेटर्स हैं उनको थोड़ा प्रकाश में लाकर आपके साथ मिलते हैं। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो क्लियर होगा। देखिए, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा। कई प्रकार के ड्रामा होते हैं। बहुत सुकून शांति भरा क्लास, आप इसको जितना आराम से पढ़िए उतना अच्छा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा इन ए ट्रेजिडी। ट्रेजिडी की हिंदी हम आपको यहाँ बता चुके हैं, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इन ए ट्रेजिडी द कन्फ्लिक्ट टर्मिनेट्स इन ए कैटेस्ट्रॉफ। यानी कि एक ट्रेजिडी में जो कन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव खत्म होता है एक कैटेस्ट्रॉफ पे। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है, कैटेस्ट्रॉफ का मतलब भी हम आपको बताए थे। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है तबाही। इन केस यदि आप लिखना चाहें तो खूब आराम से लिख सकते हैं कैटेस्ट्रॉफ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा इन ए ट्रेजिडी द कन्फ्लिक्ट टर्मिनेट्स इन ए कैटेस्ट्रॉफ व्हाइल का मतलब WHILE, व्हाइल का मतलब हुआ जबकि। एक कॉमेडी यानी कि एक मजाक, एक कॉमेडी लीड्स टू अ हैप्पी कंक्लूजन। एक कॉमेडी वाला ड्रामा, एक हंसी का या मजाक वाला ड्रामा एक अच्छे, एक खुशनुमा कंक्लूजन की तरफ, एक खुशनुमा अंत की तरफ बढ़ता है। लीड्स यानी कि LEAD, लीड मतलब होता है नेतृत्व करना भी, और लीड मतलब होता है, देखिए इसी के आगे टू लगता है, आप जानते हैं इतना छोटा सा बात, नेतृत्व करना। और लीड से ही बना हम लोगों का लीडर, जिसका मतलब होता है नेतृत्व करने वाला। ठीक है। ट्रेजी कॉमेडी मतलब जिसमें शोकपूर्ण घटना भी हो, दर्द हो। विवाह से मूवी आपको याद होगी, उसमें ट्रेजेडी भी थी, उसमें थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी था। तो ट्रेजी कॉमेडी इज बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी का मतलब होता है दोनों, जिसमें ट्रेजेडी भी हो और कॉमेडी भी हो। और फार्स, देखिए फार्स लिखा हुआ है, फार्स का मतलब, यहाँ भी फार्स लिखा हुआ है, इसकी हिंदी यदि हम लिखें तो फार्स का मतलब होता है स्वांग। हमको उम्मीद है आप सब लोग साथ साथ हिंदी भी लिख रहे होइएगा। खूब आराम से लिखिए, खूब अच्छे से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फार्स मीन्स यानी स्वांग का मतलब होता है मीन्स। एक मीन्स मतलब होता है साधन, एक मीन का मतलब होता है मतलब। फ्रांस का मतलब होता है ए ड्रामेटिक वर्क डिजाइंड सोलली टू एक्साइट लाफ्टर। एक स्वांग का मतलब होता है एक ऐसा ड्रामेटिक वर्क, एक ऐसा नाटकीय काम जिसका एकमात्र पर्पस है कि वह लाफ्टर को एक्साइट करे। लाफ्टर को एक्साइट करने का मतलब खुशी को, मजाक को, हंसी को सामने लेकर आए, लाफ्टर को वह एक्साइट करे, यही इसका मतलब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको क्लियर होगा वीडियो। हम लोग देखते हैं इसको आगे। एक्साइट लाफ्टर। मेलोड्रामा का मतलब होता है नाटक। इसीलिए कभी कभी लोग जो है, जब कोई बच्चा लोग कुछ ज़्यादा ही, आप लोग में से भी कुछ लोग नए हमको मोबाइल चाहिए करके करने लगते हैं, तो कहीं कहीं जो अच्छे लोग होते हैं वो एक वर्ड जरूर मुंह से उनके निकलता है, ज़्यादा मेलोड्रामा मत करो, यानी ज़्यादा नाटक मत करो। मेलोड्रामा का मतलब, मेलोड्रामा इज टू ट्रेजेडी व्हाट फार्स इज टू कॉमेडी। मेलोड्रामा इज टू ट्रेजेडी
मेलोड्रामा ट्रेजेडी की ओर ले जाता है, जबकि फार्स इज टू कॉमेडी। मेलोड्रामा ट्रेजेडी की तरफ का मतलब दर्शाता है और फार्स का मतलब कॉमेडी होता है। द मैस्क, मैस्क 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 का मतलब होता है कठपुतली का नृत्य, कठपुतली का नृत्य। वो जो कला है कठपुतली, कठपुतली का नृत्य अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मूवी सब में देखे होइएगा कि दो गुड्डा गुड्डी आराम से सामने, खासकर ये राजस्थान में ज़्यादा प्रचलित है, सामने इस तरफ से बैठे रहते हैं, ऊपर से लोग उसे नचाते रहते हैं और उसी के द्वारा सारे मैसेजेस लोग तक पहुंचते हैं। तो वही मैस्क के बारे में बात हो रही है। द मैस्क इज ए फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट। मैस्क भी एक ड्रामेटिक, एक नाटकीय मनोरंजन का साधन है। विच इन्वॉल्व्स, जिसमें कि शामिल रहता है। इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्व का मतलब होता है, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना। विच इन्वॉल्व्स डांसेस एंड डिसगाइजेज, जिसमें नाच, नृत्य और डिसगाइड यानी डिसगाइज, डिसगाइज का मतलब मनोरंजन, धोखा देने के क्रम में, डिसगाइज करने का मतलब होता है धोखा देने के क्रम में, या फिर डिसगाइज करना मतलब एक दूसरे को चिढ़ाने के क्रम में हम लोग कर सकते हैं, जिसमें कि नृत्य शामिल रहता है, डिसगाइज शामिल रहता है, एंड इन विच द स्पेक्टेकुलर एंड म्यूजिकल एलिमेंट्स प्रीडोमिनेट ओवर प्लॉट एंड कैरेक्टर, जिसमें विभिन्न प्रकार के म्यूजिक एलिमेंट्स, संगीत के एलिमेंट्स प्रबल होते हैं प्लॉट और कैरेक्टर की तुलना में। यानी कि कठपुतली के नृत्य में न दृश्य उतना वैल्यू रखता है, न चरित्र उतना वैल्यू रखता है जितना कि म्यूजिक वैल्यू रखता है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि ड्रामेटिक स्ट्रक्चर या ड्रामेटिक एलिमेंट्स में हमको सीनिक इफेक्ट भी चाहिए, हमको म्यूजिक भी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आप ध्यान गए, मेलोड्रामा का मतलब नाटक, फार्स का मतलब सॉन्ग, कॉमेडी का मतलब हंसी मजाक, ट्रेजेडी मतलब शोकपूर्ण घटना, ट्रेजी कॉमेडी जिसमें शोकपूर्ण घटना और हंसी मजाक सब कुछ है, मेलोड्रामा नाटक, मैस्क कठपुतली का नृत्य, वन एक्ट प्ले एक रोल कोई करे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। स्टोरी ऑफ ड्रामा आप चलते हैं। पहले तो हमने जाना कि ड्रामा में क्या क्या होता है, ये हम कब जाने। एक बात आप हमको सिंपल सा बताइए, आप यह कैसे जाने कि आपके घर में जो खाना बन रहा है वह आग पर चढ़ेगा तभी वह पकेगा और तभी अच्छा लगेगा? ऐसा क्यों नहीं होता है कि आप कच्चा चावल और दाल को आपस में मिला लेते हैं और आप इसे आराम से खा सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता है? आप क्यों उसे आग के हवाले कर देते हैं? कहीं से तो जाना होगा कि इसे आग पर रखने पर, खासकर पानी डालकर रखने पर अच्छा चावल बनता है। आपने कहीं से तो जाना होगा कि इसी चावल को थोड़ा हल्का तेल में फ्राई करके खूब अच्छे से जीरा और काजू किशमिश डालकर इसे पुलाव के रूप में भी बनाया जा सकता है। आपने कहीं से तो जाना होगा, और आपने जहाँ से भी जाना होगा उसने भी तो कहीं से जाना होगा कि नहीं जाना होगा? जाना होगा ना। तो आप आज ठीक है पुलाव खा लिए, बिरयानी खा लिए आप, लेकिन आपको पता ही नहीं है बिरयानी कहाँ से खत्म होगा, बिरयानी कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से आया यह चीज़। आप लखनऊ चले जाइएगा तो वहाँ आपको एक गिलौती कबाब खाने मिलता है। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो लखनऊ आपके लिए स्वर्ग है। आप नॉन वेज खाने के लिए वहाँ जा सकते हैं, अच्छा अच्छा भोजन मिलता है। तो वहाँ एक गिलौती कबाब होता है, कबाब आग में पका हुआ नॉनवेज होता है। गिलौती कबाब के बारे में कहा जाता है कि जो लखनऊ के नवाब थे उनके दांत खत्म हो गए थे, उम्र आने पर दांत गिरते हैं, लेकिन जबान का स्वाद नहीं गया था। उन्होंने अपने खानसामे से कहा था कि मुझे कबाब खाना है। अब कबाब जो नॉर्मली बनता है तो वो हार्ड बनता है, तो खानसामे ने गिलौती कबाब बनाया था उनके लिए रिसर्च करके,
और वह गलौती कबाब आज भी प्रचलित है, जो कबाब मुंह में जाते ही घुल जाता है, दांत की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। तो ठीक है, आपने जान लिया कि आपके पास लंबा इंडिया गेट बासमती राइस होना चाहिए, जीरा होना चाहिए, आपके पास घी होना चाहिए, काजू किशमिश होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। लेकिन ये चीज़ें क्यों होनी चाहिए? ये ड्रामा के बारे में आपने जो पढ़ा, उस ड्रामे की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आइए लेकर चलते हैं आपको ड्रामा की शुरुआत पर और आपको दिखाते हैं कि जिस समय लोगों के पास टीवी नहीं था, बड़ा बड़ा स्क्रीन नहीं था, उस समय लोग अपना जीवन कैसे जीते थे। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आपका वीडियो ब्लर नहीं है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं स्टोरी ऑफ ड्रामा की ओर। स्टोरी ऑफ ड्रामा में हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा और उठाते हैं। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, अंग्रेजी ड्रामे की जो कहानी है, टेक्स अस बैक। टेक मतलब लेना, लेकिन टेक्स अस बैक हमको पीछे ले जाती है। अब पीछे तो ऐसे खींच के तो लेके जाएगी नहीं, कहानियों के जरिए लेके जाती है कि जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं ड्रामा की, तो द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा टेक्स अस बैक टू द सेंचुरी सक्सीडिंग द कमिंग ऑफ द नॉर्मन्स, यानी कि नॉर्मन्स के आने के बाद की शताब्दियों में लेकर जाती है। आपको याद होगा कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, तो उसके बाद की शताब्दियों में हमको अंग्रेजी ड्रामा की कहानी लेकर जाती है। द रिलीजियस प्लेज, रिलीजियस और इसी रिलीजियस से बना रिलीजन। अगर हम यहाँ पर लिख दें आपके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। रिलीजियस, और इसको पढ़ा भी रिलीजियस जाता है, लिख भी देते हैं कैसे पढ़ा जाता है रिलीजियस, ताकि आपको वीडियो पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़े। आप देखा हुआ पर भी अपना जबान को, अपनी जिह्वा को उस पर घुमा सकते हैं और आप इसको बोल सकते हैं। रिलीजियस मतलब धार्मिक, और इसी रिलीजियस से हमारा बना है रिलीजियन। रिलीजन जिसको बोलते हैं, रिलीजियन लिखते हैं, बोलते इसको रिलीजन है। रिलीजियन या रिलीजन जो बोलिए, रिलीजियन यानी कि धर्म। विच रिलीजियन यू बिलोंग टू। और एक इसी सब, जब आप धर्म से जुड़ रहे हैं तो इस यहीं पर हम आपको एक और वर्ड लिखाना चाहेंगे। इस वर्ड को लिखते हैं सेक्युलर। सेक्युलर इसको पढ़ते हैं, सेक्युलर। अक्सर ये वर्ड आपने न्यूज़ डिबेट में सुना होगा। सेक्युलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। ठीक है, सेक्युलर, जहां ये धर्म की ओर लेकर जाता है। सेक्युलर होने का मतलब है हम किसी धर्म के प्रति कोई बुरा भावना नहीं रखते और किसी धर्म के प्रति कोई अंधी भावना भी नहीं रखते हैं। तो द रिलीजियस प्लेज अपीयर्ड इन इंग्लैंड सून आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, मतलब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जैसे ही इंग्लैंड में हुआ, उसके तुरंत बाद से ही रिलीजियस प्लेज आपको हम पहले भी लिखा है, मेरे डेमो क्लास में भी हमने आपको बताया है। प्ले का मतलब होता है नाटक, ड्रामा, और प्ले और ड्रामा सिनोनिमस है। इस स्टोरी में भी आपको पहले पैराग्राफ में बताया गया था। तो द रिलीजियस प्लेज अपीयर्ड इन इंग्लैंड सून आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, यानी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के तुरंत बाद से ही रिलीजियस प्लेज यानी कि धार्मिक नाटक इंग्लैंड में अपीयर हो गया। अपीयर होने का मतलब लोग जगह जगह जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, धर्म के बारे में नाटक खेलने लगे। धर्म क्या है, खासकर ईसाई धर्म, उसके बारे में लोग एक्ट करके बताते थे, एक्टिंग के जरिए बताते थे, और इसे ही प्ले कहा गया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग इसके आगे चलने के लिए तैयार होइएगा। चलिए, हमारी उम्मीद पर आप खरे उतरे, आगे चलते हैं और चलते हैं पेज नंबर 42 पर। आप भी अपने बुक का निकाल लीजिए। उम्मीद करते हैं आपके पास भी बुक अच्छा ही होगा, हमारी तरह थोड़ा पुराना नहीं। तो आइए चलते हैं। दीज क्या इन, अभी जो जिस रिलीजियस प्लेस की हम लोग बात किए हैं, दीज सेक्रेड प्लेस, यहां देखिए पेज लिखा हुआ होगा,
ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर रहता है, यहाँ प्लेज होना चाहिए। दीज सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब होता है SACRED, सेक्रेड, सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ठीक है, पवित्र। दीज सेक्रेड प्लेस वेयर नोन एज मिरेकल प्लेस और मिस्ट्रीज, यानी कि ये जो धार्मिक, ये जो पवित्र नाटक होते थे, इनको जाना गया किसके रूप में? मिरेकल प्लेस या मिस्ट्रीज के रूप में, मिरेकल प्लेस या मिस्ट्रीज के रूप में जाना गया। मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल मतलब होता है जादू, जादू, इसको बोलते हैं मिरेकल। मिरेकल मतलब जादू और जादुई दोनों होता है, ठीक है। मिरेकल प्लेस और मिस्ट्रीज। आवाज में ठहराव देख रहे हैं ना, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके थे ये सुकून भरी क्लास है, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से पढ़िए, जीते जागते पढ़ते रहिए। मिरेकल प्लेस और मिस्ट्रीज, मिस्ट्रीज यानी कि रहस्य, मिस्ट्री, इसको हम यहाँ पर लिखें थोड़ा सा, अगर आपकी इजाज़त हो। मिस्ट्री, MYSTERY, इसको मिस्त्री नहीं पढ़िएगा, इसको पढ़ते हैं मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी, ठीक है। तो मिस्ट्रीज के नाम से जाना गया किनको? भाई ये जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद जो धार्मिक प्लेज होने लगे थे, धार्मिक नाटक होने लगे थे, देयर पर्पस वॉज, उनका उद्देश्य, पर्पस का मतलब हो गया उद्देश्य, देयर पर्पस वॉज डायरेक्टली डाइडेक्टिक, डायरेक्टली डाइडेक्टिक, डाइडेक्टिक का मतलब होता है शिक्षाप्रद, शिक्षाप्रद। ये जो डाइडेक्टिक लिखा हुआ है, ये जो डाइडेक्टिक लिखा हुआ है, इस डाइडेक्टिक का मतलब होता है शिक्षाप्रद। ये जितने भी इनका उद्देश्य जो था वो डायरेक्टली डाइडेक्टिक था। डायरेक्टली डाइडेक्टिक का मतलब एकदम सीधे सीधे शिक्षाप्रद, शिक्षाप्रद था इनका पूरा उद्देश्य, इनका अपना मकसद था शिक्षाप्रद होना। किसी भी, कोई भी अगर इस नाटक को देखे तो कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा विचार करके ही जाए, ठीक है। डाइडेक्टिक। द अर्लीस्ट मिरेकल इन इंग्लैंड वॉज, द अर्लीस्ट मिरेकल, अर्लीस्ट मिरेकल का यहाँ कहने का मतलब है यहाँ जादू नहीं, मिरेकल यानी कि यही नाटक जो खेले गए, जो शुरुआती में खेले गए, अर्लीस्ट यानी कि प्रारंभिक। द अर्लीस्ट मिरेकल इन इंग्लैंड वॉज ल्यूडस दे सेंटा काथूरियन, कैथूरियन, ठीक है। ल्यूडस दे, एक सेकंड जरा हम इसको बुक में देख लें क्या लिखा हुआ है। हाँ, ल्यूडस दे सेंटा काथूरियन। यहाँ पर थोड़ा सा आंख की वजह से मेरे को दिक्कत है, इसलिए हमने यहाँ से बुक को देखा। ल्यूडस दे सेंटा कैथूरियन कहा गया, जो अर्लीस्ट इंग्लैंड में मिरेकल यानी कि प्ले जो खेला गया था, विच वॉज परफॉर्म्ड, विच वॉज परफॉर्म्ड, परफॉर्म, परफॉर्मेंस यानी कि जिसको कि अभिनय किया गया था, विच वॉज परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड मतलब अभिनय किया जाना, परफॉर्म्ड, PERFORMED, परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड का मतलब होता है अभिनय किया गया, अभिनय किया गया, अभिनय किया गया, ठीक है। विच वॉज परफॉर्म्ड अबाउट द ईयर 1110, यानी कि जो कि 1110 ईस्वी में अभिनय किया गया था, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिए, हम इसको मिटाने वाले हैं, इसलिए आप चाहिए तो इसको उतार सकते हैं। थोड़ा सा रोक लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, उतार लीजिए, और अब हम इसको मिटाते हैं। चलिए, ये सब के बारे में हम लोग जान गए, इन सब शब्दों के बारे में हमने जाना कि ल्यूडस दे सेंटा काथूरियन एक ऐसा प्ले था जो 1110 ईस्वी में खेला गया था इंग्लैंड में। दीज मिरेकल प्लेज इन
जादुई नाटकों ने, जादू भरे नाटकों ने इंक्रीज्ड स्टेडली इन नंबर एंड इन पॉपुलैरिटी, यानी कि बहुत तेजी से, स्टेडली, देखिए हम इसीलिए मिटाए, स्टेडली इसको पढ़ते हैं, स्टेडिली भी पढ़ते हैं, स्टेडिली, स्टेडली का मतलब होता है तेजी से, तेजी से, ठीक है। दीज मिरेकल प्लेज इंक्रीज स्टेडली इन नंबर एंड इन पॉपुलैरिटी, यानी कि ये जो मिरेकल प्लेस थे, यहाँ तो आप जानते हैं कोई व्यक्ति कुछ करना जाता है, अगर वह उसमें सक्सेस हो जाता है तो लोग उसका कट कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। यहाँ तो बहुत खराब आदत है सब लोगों का, और उसके बाद बार बार चिल्लाकर बोलते हैं कि हमने पहले किया, हमने पहले किया। ऐसा कुछ नहीं है, लोग बहुत दिनों से करते रह रहे थे। आपने देखा कि इस ड्रामा को लोग बहुत दिनों से कर रहे थे, इसलिए दीज मिरेकल प्लेज इंक्रीज स्टेडली इन नंबर एंड इन पॉपुलैरिटी, यानी कि नंबर में और पॉपुलैरिटी में, संख्या में भी ये बहुत तेजी से बढ़े और इनकी प्रसिद्धि भी बहुत तेजी से बढ़ी। बाय द ईयर 1300, 1300 ईस्वी तक, द मिरेकल्स वेंट आउट ऑफ एक्सेलरिस्टिकल हैंड्स। इसमें थोड़ा सा फिर मेरा आंख दिक्कत किया, ECCLESIASTICAL, एक्सेलेसाइस्टिकल, एक्सेलेसाइस्टिकल हैंड्स। एक्सेलेसाइस्टिकल का मतलब हो गया गिरजाघर, गिरजाघर, और गिरिजाघर का मतलब क्या होता है? गिरिजाघर को हम लोग अंग्रेजी में चर्च भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी 1300 ईस्वी तक थे, आज आप जान रहे थे, हम आपको पहले भी बताए थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए धार्मिक नाटक खेले गए, और धार्मिक नाटक खेले जब गए तो उन पर नियंत्रण गिरजाघर वालों का होता था। लेकिन 1300 ईस्वी तक आते आते गिरजाघर से इनका नियंत्रण छूट गया। नियंत्रण छूट गया मतलब लोग पहले धार्मिक नाटक करने के लिए गिरजाघर से परमिशन लेते थे, लेकिन सबको लगने लगा कि ये अच्छा काम है, कोई भी इसे अपने मन से कर सकता है, तो इसलिए इसको आराम से किया जाए। इसलिए गिरजाघर का धीरे धीरे इस काम पर से नियंत्रण हटते चला गया। दे वेयर अडॉप्टेड ईगरली बाय द ट्रेड गाइड्स, बहुत ही तेजी से और बहुत बेसब्री से इनको अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट करने का मतलब स्वीकारा गया, ADOPT, एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है। और यहीं पर एक शब्द आता है ADAPT, अडेप्ट। अडेप्ट जो कि लैटिन से लिया गया, लैटिन बोले या ग्रीक बोले, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूलित होना, अनुकूलित होना। आपको पता है अंग्रेजी में शब्द बोरो किए गए हैं, अनुकूलित हुए हैं। दे वेयर अडॉप्टेड ईगरली बाय द ट्रेड गाइड्स। ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, TRADE, ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। तो जो व्यापार करने वाले लोग आते थे इंग्लैंड में, वो भी दिन भर व्यापार किया, सामान वामान खरीदा। जहाज पकड़ने में देर है या जाने में देर है तो एक रात चलो, नाटक कहीं लोग खेल रहे हैं, थिएटर उस समय बोला जाता था, बैठकर देखते थे। कुछ लोगों को अच्छा लगा तो इन लोगों ने इस चीज़ों को स्वीकार कर लिया, इस रिलीजियस प्लेस को, और ट्रेड गाइड्स जो है आगे जाकर लोगों को बताने लगे, ठीक है। ट्रेड गाइड्स, दे वेयर अडॉप्टेड ईगरली बाय द ट्रेड गाइड्स। दे वेयर अंडर द जनरल कंट्रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ द टाउन, और ये लोग एक जनरल कंट्रोल थे, काउंसिल ऑफ टाउन जो है उनके कंट्रोल में थे। अब बाय द बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी, और 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ऑल दीज प्लेज, ये सारे नाटक, वेयर इन वेरियस लोकेलिटीज ऑफ इंग्लैंड, और ये जितने नाटक थे 14वीं शताब्दी तक, ये जितने भी मिरेकल प्लेस थे, ये इंग्लैंड के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच गए, प्रसिद्ध हो गए, पॉपुलर हो गए। अब उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। इसके आगे चलते हैं।
इन द लेटर मिडिल एजेस, बाद के इन द लेटर मिडिल एजेस, बाद के मध्यवर्ती वर्षों में, मिडिल एजेस डेवलप्ड अनदर काइंड ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, आगे चलकर मध्यवर्ती कालों में अलग प्रकार का, विभिन्न प्रकार का, दूसरे प्रकार का ड्रामेटिक लिटरेचर डेवलप किया गया, नोन एज मोरालिटी प्लेज, जिनको कि मोरालिटी प्लेज कहा गया। मोरालिटीज का मतलब होता है एक मानवीय मूल्य होता है, किसी भी चीज का एक मूल्य, खासकर मानवीय मूल्य पर टिके रहना बहुत जरूरी होता है। लोग, आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह की कहानी, जिसमें कि उसे धोखे से मार दिया गया था। मूवी में ऐसा दिखाया गया था, इतिहास न जाने क्या कहता हो, लेकिन मोरालिटी में कहीं ना कहीं रावल रतन सिंह की ही जीत हुई। हराना है तो ऐसे सामने सामने हराना चाहिए, किसी प्रकार की राजनीति धोखा करके कभी भी कोई व्यक्ति जीत नहीं सकता। अगर वह जीतता भी है तो लोग उसे हारे हुए के रूप में ही देखते हैं। ठीक है, तो इसी सब भावों को व्यक्त करने के लिए मिडिल एजेस में, मध्यवर्ती समयों में मोरालिटी प्लेज लाए गए, मोरल प्लेज लाए गए, इन विच, जिनमें कि द कैरेक्टर्स वेयर वर्च्यूज personified such as beauty, strength, gluttony and peace। इन प्लेज में, इन मोरालिटी प्लेज में जितने भी कैरेक्टर्स थे उनका गुण बहुत अच्छे से दिखता था, चाहे तो वह खूबसूरती हो वह अच्छे से दिखता था, मजबूती हो वह अच्छे से दिखता था, वर्च्यू, VIRTUES, इसको पढ़ते हैं वर्च्यूज। वर्च्यूज का मतलब होता है गुण, यहां पर लिखा हुआ है देखिए, वर्च्यू, जिसको घेर भी देते हैं, पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफाइड का मतलब स्पष्ट होना। कैरेक्टर्स वेयर वर्च्यूज पर्सोनिफाइड, और व्यक्तिगत रूप से उनके गुण दिखते थे, चाहे तो वह खूबसूरती के रूप में दिखें, चाहे वह मजबूती के रूप में दिखें, चाहे ग्लूटोनी, ग्लूटोनी, GLUTTONY, ग्लूटोनी, ग्लूटोनी का मतलब होता है लोलुपता, लोलुपता, लोलुपता का मतलब होता है हमेशा कुछ न कुछ सीखने की ललक होते रहना। तो लोलुपता के रूप में दिखे, पीस आप जानते हैं शांति के रूप में। द मोरालिटीज वेयर इन एग्जिस्टेंस as back as Henry VI time 1422 to 71, यानी कि ये जितने भी मोरालिटीज थे, ये मोरालिटीज वाले जो प्लेज थे वो हेनरी VI के टाइम तक, यानी 1422 से 1471 ईस्वी तक बहुत मशहूर रहे, मजबूती के साथ स्थिर रहे, लोग इनको संभाले रखे, मानते रहे। Among the famous moralities plays, कई सारे मोरालिटी, मशहूर मोरालिटी प्लेज में कुछ का नाम है, मैरिज ऑफ विट एंड विजडम, एवरीवन, द फोर एलिमेंट्स, द ट्रायल ऑफ ट्रेजर एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। यानी कि हमको इन सारे विजडम्स में से, इन सारे मोरालिटी प्लेज में से ये सारे प्ले का नाम जाना जाता है। हमारे यहाँ एक बहुत बचपन की बात है, हम लगभग होंगे 6-7 क्लास में, उस समय पिछले 2 साल से पता नहीं माता काली रुष्ट है कि क्या है, नया गांव कुमैठा में भंडारा होता है और भंडारे के दिन नाटक खेला जाता था। ये बात कर रहे हैं 6th-7th क्लास की, जब रहमतपुर गांव से नया गांव जाने के बीच में 2 नदियों को टपकर हम लोगों को जाना पड़ता था, पैदल जाते थे। आज की तरह रोड नहीं था, लोग बागीचे के थ्रू ही जाया करते थे। तो उस समय का याद है हम लोगों को, दादाजी हम लोगों को एक नाटक दिखाने ले गए थे, कुछ ही देर देखे थे, बाद में हालांकि पिताजी के मुंह से हमने उस नाटक के बारे में सुना था। उस नाटक का नाम था माँ का कलेजा। तो ये नाटक है माँ का कलेजा। बताया जाता है कि उस नाटक में एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है, वह लड़का उस लड़की के लिए दुनिया भर की सारी खुशियां लेकर
देने के इच्छा व्यक्त करता है। लड़की भी उसके साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करती है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से कि माँ का कलेजा वह लड़की मांग उठती है कि मैं तुम्हारे साथ अब तभी रहूंगी जब तुम अपनी माँ का कलेजा लेकर हमारे पास आओगे। धन की लोलुपता हो, धन की इच्छा हो, तो ये एक घटना, बहुत बड़ी घटना थी उस लड़के के जीवन में। लेकिन प्यार में अंधा वह लड़का अपनी माँ की हत्या कर देता है और कलेजा लेकर आता है। तो जहाँ तक दादाजी बताते हैं कि चूंकि माता काली को भोग में पाठा की बलि दी जाती है, तो उस समय आज की तरह मैनेजमेंट नहीं था, लोग रात रात भर बलि दिया करते थे। मतलब मैनेजमेंट की कमी की वजह से बलि रात भर पड़ती थी, आजकल तो 8-9 बजे तक खत्म हो जाती है। तो 12-1 बजे का नाटक का समय था, उस समय जो बलि पड़ी थी तो ताज़ा ताज़ा जो पाठा, जो भी माता का प्रसाद था, उसके कलेजे को, फेफड़े को निकाल कर लाया गया था और वह फेफड़ा बिल्कुल धड़क रहा था और लोग बिल्कुल सच समझ बैठे कि इस लड़के ने तो सच में माँ की हत्या कर दी। और अगले दिन से उस लड़के को, उसका नाम नहीं लेंगे, हम जानते हैं, अगले दिन से उस लड़के को बहुत बार सुनना पड़ा कि तुमने तो माँ की हत्या कर दी, कलेजा निकाल कर लेकर आए, बूढ़े लोगों के द्वारा। जो थोड़े बहुत बूढ़े लोग भावना में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं उनके द्वारा। हालांकि जो अच्छे प्रबुद्ध लोग थे वो समझ रहे थे ये सिर्फ एक नाटक है। तो वो कलेजा लेकर आता है और लड़की के हाथ में रख देता है कि ये लो, तुम्हारी माँ का, मेरी माँ का कलेजा तुम्हारे हाथ में, अब तो तुम मेरी बनती हो। और लड़की हंसते हुए उस कलेजे को उछाल देती है और बोलती है, जो लड़का अपनी माँ का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा, और उसे ठोकर मार देती है। और अंत में नाटक का अंत यही होता है कि माँ से बड़ा प्यार करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। तो वहाँ माँ के प्रति एक मोरालिटी दिखाई गई, एक मानवीय मूल्य दिखाया गया कि सब कुछ आप खरीद सकते हैं। आप, अब वह लड़का दूसरी लड़की से प्रेम कर सकता है, उसके साथ अच्छा वैवाहिक जीवन जी सकता है, लेकिन वह अपनी माँ को दोबारा नहीं ला सकता। यहीं पर ये नाटक का पर्दा गिरता है। तो इसी प्रकार ये सारे नाटक भी हुआ करते थे एक टाइम पे, जिनके बारे में लोग प्रचार क्या करते थे। जिस प्रकार आज लोग प्रचार करते हैं KGF 2 आने वाला है, KGF 2 आने वाला है, उसी प्रकार इन सब नाटकों के बारे में लोग प्रचार करते थे। What is known as interlude was also a late product of the dramatic development of the morality play। मोरालिटी प्ले में एक और डेवलपमेंट हुआ, एक और विकास हुआ, जिसे इंटरल्यूड के नाम से जाना जाता था। और इंटरल्यूड का मतलब अंतराल होता था। अंतराल यानी कि इंटरवल होने लगा। नाटक इतने लंबे लंबे होने लगे कि बीच में इंटरवल होता था, इंटरल्यूड होने लगा। ठीक है, मोरालिटी प्ले इट फ्लोरिश्ड अबाउट द मिडल ऑफ द 16th सेंचुरी। या फला फूला, फ्लोरिश्ड, इसको अगर हम यहां लिख दें इस फ्लोरिश्ड को, तो आप आराम से देख सकते हैं, FLOURISH, फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, फलना फूलना यानी कि सुखमयी जीवन बिताना। ठीक है, तो फ्लोरिश्ड अबाउट द मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी। ये जो इंटरल्यूड था यह लगभग 16वीं शताब्दी के मध्य में फला फूला। जॉन हेवुड, ये नाम है ड्रामेटिस्ट का, जॉन हेवुड was the most famous writer of interludes। इंटरल्यूड्स जब अगर ऐसे बात करें तो अंतराल की बात होती है, लेकिन जब एक प्रोडक्ट की बात करें कि इंटरल्यूड एक प्रोडक्ट है, तो इंटरल्यूड का मतलब होता है एक ऐसा नाटक होना जिसमें संगीत वगैरह भरा हुआ हो। तो जॉन हेवुड ऐसे इंटरल्यूड्स के लेखकों में से बहुत जाने माने लेखक थे। Besides the miracle plays and interludes, there were several folk plays of several kinds। मिरेकल प्लेज हम देख चुके, मोरालिटी प्लेज देख चुके, इंटरल्यूड देख चुके। तो इसके बाद यहाँ इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ ड्रामा में लिखने वाले लेखक कहते हैं कि यहाँ पर
मिरेकल प्लेज और इंटरल्यूड्स के अलावा इसी समय में कुछ फोक नाटक भी, फोक प्लेज भी विकसित हो रहे थे। फोक बोलते हैं जो लोकल, हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं आपका स्थानीय नाटक भी प्रचलित हो रहे थे उस समय, जो स्थान विशेष पर केंद्रित हुआ करते थे। These early experiments in play writing are of great importance because they provided a kind of training school for English dramatic genius and did much to prepare the way for the development of artistic drama which flourished during the Renaissance period। ये पूरा एक सेंटेंस है जो आपको 3 पंक्तियों में दिख रहा है, यह पूरा एक वाक्य, इसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, मिला जुला वाक्य, जहाँ की हम कॉमा फुल स्टॉप देकर वाक्य को आगे बढ़ाते रहते हैं, खत्म नहीं करते, लेकिन हम आपको तोड़ तोड़ कर बताएंगे। These early experiments, ये जो शुरुआत में एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ लोग मिरेकल प्लेज लिखे, कुछ लोग मोरालिटी प्लेज लिखे, कुछ लोग इंटरल्यूड्स लिखे, ये जो एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ लोग चावल बनाया, कुछ लोग चावल को 4 सीटी लगा दिया, कुछ लोग 2 सीटी लगा दिया, कुछ लोग 1 सीटी लगा दिया, तो धीरे धीरे लोग को पता चलने लगता है लॉज में रहते रहते कि भाई साहब उससे गलती हुई थी, 3 सीटी लगा दिया था। जिस बार हम पहली बार चिकन बनाए थे हमने 5 सीटी लगाया था चिकन को, उसके बाद चिकन में कुछ नहीं था, सिर्फ जोर बचा था, हड्डी तक गल गई थी। तो एक्सपीरियंस आता है। तो ये जो शुरुआत में ये जो राइटिंग्स में इसने अनुभव दिया, किसको दिया? इन प्ले राइटिंग आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे लोग जो काम करके गए, चाहे वह जॉन हेवुड हो चाहे कोई और हो, इन्होंने जो काम किया ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था। बिकॉज, क्योंकि दे प्रोवाइडेड ए काइंड ऑफ ट्रेनिंग, इन्होंने एक तरह से ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया। प्रोवाइड करना मतलब उपलब्ध करा दिया कि देखो हम लोगों ने इस प्रकार काम किया था, अब आगे आप जब काम कीजिएगा तो इसको ध्यान में रखिएगा, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती है तो आप उसको सुधार के कीजिएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड ट्रेनिंग स्कूल फॉर इंग्लिश ड्रामेटिक जीनियस, अंग्रेजी में ड्रामा लिखने वाले जीनियसेस के लिए ये सारे ट्रेनिंग स्कूल की तरह काम कर गए। एंड डिड मच टू प्रिपेयर द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिस्टिक ड्रामा, और बहुत कुछ किया किस ओर? तो विकास की ओर, आर्टिस्टिक ड्रामा, कलात्मक नाटकों की तरफ, एक विकास की तरफ उन्होंने इंगित किया, लेकर गए अंग्रेजी को। विच फ्लॉरिश ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड, जो कि पुनर्जागरण के काल के समय में फिर से फला फूला। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग मिरेकल प्लेस के बारे में देखे, मोरालिटी प्लेस के बारे में देखे। ये मिरेकल प्लेस और मोरालिटी प्लेस क्या कर गए? कर यह गए कि इन्होंने अर्ली एक्सपेरिमेंट करके बता दिया अंग्रेजी जीनियसेस के लिए, विद्वानों के लिए, महान जानकारों के लिए कि आपको आगे क्या काम करना है, कैसे काम करना है। अब इससे सीखकर आगे लेखकों ने कैसा काम किया, इसको देखते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड, इस अवधि के दौरान, देयर वॉज अ ग्रेट रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन लैटिन लिटरेचर, इस अवधि के दौरान लैटिन साहित्य के तरफ लोगों का कुछ ज़्यादा ही ध्यान चला गया। इंग्लिश राइटर्स वेंट बैक टू द क्लासिक्स फॉर इंस्पिरेशन एंड एग्जाम्पल इन ड्रामा एंड इन अदर फील्ड्स ऑफ लिटरेरी इंटरप्राइज, यानी कि जो अंग्रेजी के लेखक भी थे ना, इस दौरान पता नहीं क्या ऐसी घटना घटी कि सबका लैटिन और ग्रीक साहित्य की ओर कुछ ज़्यादा ही रुचि हो गई। तो ये सारे लोग जो अंग्रेजी के लोग थे, ये भी वापस वहाँ जाकर देखने लगे, बैठकर उनसे प्रेरणाएं लेने लगे कि लैटिन साहित्य, चूंकि लैटिन अपने आप में एक ऐसी भाषा रह चुकी थी जो कि किसी भी प्रकार से एक पूरे विश्व पर राज कर रही थी अंग्रेजी आने से पहले, तो लोग उसमें की गई रचनाओं से प्रेरणाएं लेने अंग्रेजी के लोग जाने लगे और वहाँ देखा। दे लर्न्ड, उन्होंने सीखा, मेनी वैल्यूएबल लेसन्स, कई सारे कीमती सीखों को उन्होंने सीखा
इन द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निक। उन्होंने लैटिन भाषा से कई सारे प्रिंसिपल सीखे, नियम सीखे कि ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, टेक्निक कैसा होना चाहिए। द फर्स्ट रियल कॉमेडी एंटाइटल्ड रॉयस्टर डॉयस्टर वॉज रिटन अबाउट 1550 बाय निकोलस उडाल। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि फर्स्ट रियल कॉमेडी किसके द्वारा लिखा गया था, तो निकोलस उडाल के द्वारा 1550 ईस्वी में लिखा गया था और उस कॉमेडी का नाम था रॉयस्टर डॉयस्टर। द क्लासिकल इन्फ्लुएंस, जो क्लासिकल प्रभाव था अपॉन ट्रेजिडी वॉज ग्रेटर, यानी कि ये इन सब से जो प्रभाव लिया गया ना वो ट्रेजिडी पर बहुत ज्यादा था। क्लासिकल इन्फ्लुएंस अपॉन ट्रेजिडी वॉज ग्रेटर। इट वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेनेका दैट द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी एंटाइटल्ड गोरबोडक वॉज रिटन बाय थॉमस सैकविले एंड थॉमस नॉर्टन। यानी कि लैटिन भाषा का ट्रेजिडी पर इतना अधिक प्रभाव था कि जो पहली ट्रेजिडी लिखी गई, जिसका नाम, उस ट्रेजिडी का नाम, जिस तरह हमारे यहाँ जो ट्रेजिडी लिखी गई है जानी मानी उसका नाम देवदास है, वो ट्रेजिडी उसी तरह से अंग्रेजी में जब लिखी गई तो उसका नाम गोरबोडक था, जिसको लिखने वाले थे थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन। उन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली, तो उन्होंने सेनेका से प्रेरणा ली। सेनेका कौन? सेनेका ग्रीक में 9 ट्रेजिडी लिखने वाले एक महान लेखक थे। उन्होंने वहीं से यह प्रेरणा ली। थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविले ने सेनेका नामक लेखक से, जो कि ग्रीक भाषा में 9 ट्रेजिडी लिखने वाले महान लेखक थे, उनसे प्रेरणा लेकर गोरबोडक नामक ट्रेजिडी लिखी और यही बोला जाता है कि सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था। द क्वार्टर सेंचुरी विच फॉलोड द प्रोडक्शन ऑफ गोरबोडक वॉज ए पीरियड ऑफ ग्रेट कन्फ्यूजन। लगभग 1/4 शताब्दी लग गए गोरबोडक के प्रोडक्शन को और वह एक बड़ा कन्फ्यूजन है। ये स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। इन दी एंड गोरबोडक का जो प्रोडक्शन हुआ, गोरबोडक से जो लोग प्रेरणा लेकर ट्रेजिडी लिखने लगे, उसमें 1/4 का समय लगा। इन द एंड द रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शेक्सपियर्स इमीडिएट predecessors who were known as the university wits। और रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा, प्यार मोहब्बत वाला ड्रामा स्टैब्लिश हुआ, जिसको स्टैब्लिश करने वाले, स्थापित करने वाले शेक्सपियर के इमीडिएट प्रीडिसर्स थे। इमीडिएट प्रीडिसर्स मतलब शेक्सपियर के ठीक पूर्ववर्ती, मतलब शेक्सपियर के आने से ठीक पहले वाले जो लोग थे, उन्होंने ड्रामा के रोमांटिक फॉर्म का बात लिखा, मतलब रोमांटिक फॉर्म को स्टैब्लिश किया। अरेंज्ड रफली इन ऑर्डर ऑफ टाइम दे वेयर जॉन लिली, थॉमस किड, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन एंड क्रिस्टोफर मार्लो। हम इनको समय से तो नहीं अरेंज कर सकते क्योंकि जानकारी का अभाव है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर नाम, यहाँ पर ये लेखक लिख रहे हैं इसलिए नाम लिखते हैं क्योंकि समय स्पष्ट नहीं है। इनमें से कुछ थे जॉन लिली, थॉमस किड, जॉर्ज पिल, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, ये सब शेक्सपियर से पहले आने वाले लेखक थे। अमंग दीज ड्रामेटिस्ट्स, इन सब नाटककारों में एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन विल बी असाइंड टू मार्लो। इन सब लेखकों में जितने भी रोमांटिक पोएट बोलते हैं, ड्रामेटिस्ट थे, इन सब में क्रिस्टोफर मार्लो का एक महत्वपूर्ण स्थान है। विलियम शेक्सपियर कोलैबोरेटेड विथ हिम एंड वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। यहाँ तक कि चूंकि ये सब विलियम शेक्सपियर से पहले के लेखक थे, इसलिए विलियम शेक्सपियर इनसे जुड़े और गंभीरता पूर्वक इनके साथ रहे क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा और इनसे बहुत कुछ सीखा भी। टू द पब्लिक थिएटर ऑफ द 16th सेंचुरी केम विलियम शेक्सपियर।
16वीं सेंचुरी के पब्लिक थिएटर के लिए एक महान कलाकार उभर कर सामने आने वाला था 16वीं शताब्दी में, जिसका नाम था विलियम शेक्सपियर। 1564 ईस्वी से 1616 ईस्वी तक ये रहे। एज एक्टर एक विलियम शेक्सपियर अपने आप में एक महान लेखक हैं। एज एक्टर, playwright and shareholder in the theatrical undertakings, शेक्सपियर न सिर्फ एक एक्टर थे बल्कि एक नाटककार भी थे। प्लेराइट, PLAYWRIGHT लिखा हुआ है, ध्यान से। प्लेराइट यहाँ W साइलेंट है। प्लेराइट का मतलब होता है नाटककार, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर एक महान एक्टर, कलाकार, अभिनय करने वाले, प्लेराइट, नाटककार और शेयर होल्डर भी थे। शेयर होल्डर मतलब नाटक के प्रोडक्शन में जो पैसा लगता था वो भी लगाते थे। हिज ड्रामाज आर ए ग्रेट रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी। इनके जितने भी नाटक हैं विलियम शेक्सपियर के, वह जीवन और खूबसूरती का एक लगता है बहता हुआ नदी रहे। दे कैन ब्रॉडली बी पुट अंडर 7 ग्रुप्स। इनको बृहद रूप से 7 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, लेकिन यहाँ 4-5 की ही चर्चा की गई है। ये 7 ग्रुप्स क्या है? द अर्ली कॉमेडीज, शुरुआत में इन्होंने कॉमेडीज की रचना की। द इंग्लिश हिस्ट्रीज, अंग्रेजी इतिहास की रचना की। द मैच्योर कॉमेडीज एंड द रोमन प्लेज, रोमन प्लेज की इन्होंने रचना की। द ग्रेट 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 ग्रेट, यही है विलियम शेक्सपियर। द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर आर, विलियम शेक्सपियर को इनके ट्रेजेडीज के लिए भी बहुत अच्छे से जाना जाता है। द ग्रेट ट्रेजेडीज, ट्रेजेडी आप अब जान गए हैं, शोकपूर्ण घटना, ऐसी घटना। देवदास में देवदास तरसते रह जाता है, पारो किसी और के साथ चली जाती है, देवदास अपना घर चला मरने के लिए चला जाता है, तो ट्रेजेडी ही है, सब जगह दुखी है। तो द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर आर हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर एंड लियर। जूलियस सीजर एंड किंग लियर, यहाँ किंग थोड़ा सा मिट गया है, लिख देते हैं किंग लियर, ठीक है। किंग लियर मतलब उनके जितने भी महान ट्रेजेडीज हैं उनमें हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर और किंग लियर का अपना नाम है। इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर मैन ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ क्रिएशन। जो भी प्ले लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने, उसमें कलाकार सेंटर ऑफ क्रिएशन, मध्य में रहता है, किसी भी रचना के मध्य में व्यक्ति रहता है। ही एंजॉयज फ्री विल एंड बिकेम रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेस्टिनी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। वह स्व मुक्त इच्छा, फ्री विल, फ्री विल का मतलब होता है मुक्त इच्छा को वह पूरे तरीके से एंजॉय करते हैं। यानी विलियम शेक्सपियर किसी प्रकार के बंधन में नहीं बंधते हैं, वह अपनी रचनाओं में अपने कलाकारों को छोड़ देते हैं उन्मुक्त होकर उड़ने के लिए, कोई बंधन नहीं रखते हैं। और यही कारण है कि उनकी जो डेस्टिनी है वह ग्रेटर एक्सटेंट तक जाती है। दिस वॉज इन कीपिंग विद द रेनेसेंस स्पिरिट, और इसे पुनर्जागरण की भावना को जानने के लिए ही किया गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा की गई रचनाएं, विच रिएक्टेड अगेंस्ट द मेडाइवल फैटलिज्म। फैटलिज्म के विरुद्ध इन्होंने कई सारी रचनाएं की। फैटलिज्म, फैटलिज्म जिसमें कि लोग बात करते थे कि ओहो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, ये तो तुम्हारा भाग्य है। फैटलिज्म, फैटलिज्म का मतलब होता है भाग्यवाद। यानी कि यह बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर लेखक विलियम शेक्सपियर के बारे में कि विलियम शेक्सपियर की जो रचनाएं थी वह भाग्यवाद के विरुद्ध थी, पुनर्जागरण भावना को जागृत करने वाली, जहाँ लोग वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इन इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, डेप्थ एंड पावर ऑफ स्टाइल, these tragedies stand supreme and achieve the high watermark of Shakespearean excellence। और जहाँ तक बात है भावनाओं की तीव्रता की, इंटेंसिटी, लाइट में भी आप कई बार चैप्टर में ऑप्टिक्स में पढ़े होइएगा
इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की मतलब होती है तीव्रता, ठीक है। तो ये जो इंटेंसिटी है, ट्रेजेडीज की जो इंटेंसिटी है, इसमें जो भावनाएं हैं, जो डेप्थ है, जो गहराई है, जो तरीका है, वह इन ट्रेजेडीज में सुप्रीम है, अचीव करती है, सुप्रीमेसी अचीव करती है। शेक्सपियरियन एक्सीलेंस को, ये जितनी भी रचनाएं हमने बताई हैं, ये सब विलियम शेक्सपियर के द्वारा की गई रचनाओं में से, अलग अलग रचनाओं में से अपने आप में महान है। चाहे वह जूलियस सीजर हो, चाहे वह हैमलेट हो, इसे लोग आज भी जो ऑनर्स करते हैं, खासकर इंग्लिश ऑनर्स करते हैं, मास्टर्स इन इंग्लिश करते हैं, तो उनको पढ़ना होता है, वहाँ वह पढ़ते हैं, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए सारे ड्रामा के बारे में हम लोग जाने हैं। ये चैप्टर अभी आगे भी बहुत दूर तक है, जहाँ हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, टी.एस. एलियट के बारे में, सैमुअल बेकेट के बारे में, जी.बी. शॉ के बारे में, और विलियम शेक्सपियर के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इसको हम इस तरह से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लिख ही लिए होइएगा। जाते जाते हम आपको बता दें, आज रात हम लोग फिर मिलेंगे 8 से 9। 8 से 9 हम लोग इंग्लिश के साथ मिलेंगे। कल संडे है, कल 8 से 9 वाला ऑब्जेक्टिव क्लास तो नहीं चलेगा, लेकिन आपका जो डेली क्लास चलता है 9 से 10, या तो वह लाइव क्लास होगा या इसका इसी तरह से वीडियो अपलोड किया जाएगा। छुट्टी बिल्कुल नहीं होगी, कुछ न कुछ आपको मिलते ही रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हम खुद अंधेरे में हैं, लेकिन आपको उजाले की ओर लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास जरूर सफल होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे आराम से देखिएगा। धन्यवाद। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।